Hello everyone, welcome to this video which I am going to call a chill revision session. The intention of video is very simple. I will help you guys revise modern history. The source will be Spectrum and we will revise end to end with one chapter in each video in just 10 or 15 minutes. So जो भी बहुत important है वही बताऊंगा. हिस्ट्री एक स्टोरी है, इसमें इवेंट्स है, इसमें कैरेक्टर्स है. If you understand the context, then you will be able to remember everything including facts also. So ये जो फर्स्ट वीडियो है, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया उस पर है. लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी, राइट. सो एंड अनदर वन थिंग दैट आई वांट यू गाइज टू रिवाइज दिस व्हेन यू आर टायर्ड. आपने बहुत पढ़ाई कर लिया है या फिर आप बोर हो गए हो, आपको थोड़ा तेज़ी से करना है. यू वांट समवन टू हेल्प यू रिवाइज दिस विथ, या फिर आप मेस में हो, कहीं चल रहे हो, वॉक पे हो, वॉटेवर, ब्रेकफास्ट या इसका ब्रेक लिया है आपने उसमें हो, तो आई थिंक दैट दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू रिवाइज दिस एंटायर वन सब्जेक्ट टिल द प्रीलिम्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. सो what is the big picture here, right? So this is the sequence that we have to remember. Portuguese, then Dutch, then English, then Danes and then French. These people come to India. और ये जो पूरा सिचुएशन हुआ ये हुआ 1450s में. ओके, 1450s में. 1450s में क्या सिचुएशन है देखो. फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हो जाता है. ऑटोमन टर्क्स जो है वो ये पूरा एरिया जीत लेते हैं. ओके, नाउ दीज पीपल आर अरब्स एंड यूरोपियंस आर क्रिश्चियंस. तो इनका थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पे, मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियंस का. तो इन लोगों को अब इंडिया पे आने के लिए जो लैंड रूट था वो यहाँ पे अब बंद हो गया. अब यहाँ पे लैंड रूट बंद हो गया तो दे आर इन सर्च ऑफ अदर रूट्स, जो कि एक डायरेक्ट सी रूट अगर उनको मिलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी. दूसरा ये है कि इस टाइम पे यूरोप जो है वो लिबरलिज्म, वहाँ पे रेनेसांस हो गया है, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, साइंस, इसमें डेवलपमेंट वो सब हो गया है. सो दिस गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू फाइंड दिस न्यू रूट टू इंडिया. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो देश है यहाँ पे इटली, यहाँ पे वेनिस और जिनोवा या छोटे सिटी स्टेट्स है, इनके पास है टेक्निकल नॉलेज पूरा, ठीक है, कि कैसे बोट वगैरह करना है. दे नो द टेक्निकल नॉलेज. और ये जो ऊपर के देश है कॉन्टिनेंटल यूरोप वाले सारे, दिस पीपल हैव कैपिटल, उनके पास पैसा है, उनके पास मेन है. सो वो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इन दो देशों को, ठीक है. यहाँ पे है पोर्तुगाल, यहाँ पे है स्पेन. दे सपोर्ट दिस पीपल विथ टेक्निकल एंड अदर नॉलेज, जैसे कि और पैसे वगैरह मेन सब, कि यू गाइज गो एंड यू गाइज फाइंड द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया. एक और ये है कि पोर्तुगाल का उस टाइम का जो प्रिंस है उसका नाम है हेनरी, राइट. प्रिंस हेनरी द नेविगेटर. ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरेशन, उसको करना है एक्सप्लोरेशन. और फिर पोप जो है, पोप वो भी उनको दे देता है, एक बुल दे देता है उसको, और उसको बोलता है कि जाओ और क्रिश्चियनिटी के लिए न्यू लैंड्स ढूंढो. ओके, सो इन सारी सिचुएशन में और एक चीज़ जो याद रखनी है हमको वो है ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास. जो स्पेन और पोर्तुगाल है, जो मैंने बोला अभी, ये दो देश, ये एक दूसरे के लिए पूरे न्यू वर्ल्ड को बांट देते हैं, ठीक है. वो अटलांटिक में एक ऐसी लाइन बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि पोर्तुगाल इस साइड में जाएगा लाइन के ईस्ट की तरफ, और स्पेन जो है उस साइड जाएगा. इसलिए आप देखोगे कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे स्पेनिश लोग पहुँच जाते हैं कॉलोनियलिज्म के लिए, और इस साइड पे पोर्तुगीज आते हैं, ठीक है. तो ये पूरा कंटेक्स्ट है. अब इस कंटेक्स्ट में नाउ वी विल एंटर आवर सिलेबस, ठीक है. अब हमारा सिलेबस में क्या हुआ देखो. पोर्तुगीज इंडिया में 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक आता है. मतलब वो ऐसा पूरा घूम के एक नया रास्ता ढूंढ के यहाँ तक आ जाता है. इंडिया में नहीं पहुँचता, लेकिन ही फाइंड्स अ न्यू रूट, कि उसको पता है ऐसा जाओगे तो कभी ना कभी मिल जाएगा. फिर उसके ही पीछे 1498 में वास्को द गामा जो है वो कैलिकट पहुँच जाता है. ओके, वो 11 महीने का सफ़र करता है. अब्दुल माजिद नाम का एक पायलट उसको सपोर्ट करता है. ही शोज़ द डायरेक्शन, और वास्को द गामा पहुंचता है कालीकट में. वहाँ का एक लोकल रूलर है जिसका नाम है जामोरिन और सामुथिरी. ही वेलकम्स देम. ओके, जामोरिन को कोई आइडिया नहीं है कि आगे जाके पोर्तुगीज़ क्या करने वाले हैं, बट क्योंकि उसका एक पोर्ट स्टेट है और वहाँ पे लोग आते ही है, इसके लिए फेमस है कि ट्रेडिंग हैपन्स देयर. सो ही वेलकम्स देम. कालीकट मतलब अभी का है कोझिकोडे. ओके, तो जो अभी केरल में है कोझिकोडे, वही है कालीकट. यहाँ पे ये लोग आते हैं. फिर
वास्को द गामा क्या करता है वहाँ पे, अब जामोरिन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो अरब्स है उनको बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे, ओके, बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग दिस एंट्री ऑफ पोर्तुगीज हियर। बट ठीक है, उनको अब आने देते हैं। वास्को द गामा 3 महीने बाद जब वापस जाता है, 3 महीने यहीं पे रहता है और वापस जब निकलता है तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ गुड्स, काफ़ी कार्गो जाता है और वहाँ पे बहुत पैसा कमाता है। तो अब सबको पता चल गया है कि इफ़ देयर इज़ अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया जो पोर्तुगीज़ के पास है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। 1500 में पेड्रो काब्राल आता है और वो एक फर्स्ट फैक्ट्री बना देता है कालीकट में, ओके। सो फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री बनी कालीकट में, पेड्रो काब्राल ने बनाई। 1501 में वास्को द गामा वापस आता है और उसके बाद पोर्तुगीज जो है कालीकट, कनन्नौर और कोचीन, ये 3 सीज में कालीकट, कनन्नौर और कोचीन यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं और उसको फोर्टिफाई कर देते हैं, ओके। सो दे आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम इन टू इंडिया। और दूसरा क्या करते हैं, वो वायलेंस बहुत करते हैं जहाँ पे जाते हैं। अभी कैब्रल ने भी बॉम्बिंग करता है कैलीकट में, ठीक है, उनके पास कैनन्स है, दे आर हैव एडवांटेजियस पोजीशन। वास्को द गामा भी बहुत ज़्यादा वायलेंस कर देता है अरब्स के खिलाफ, इसलिए फिर ये जामोरिन है, ही डजेंट लाइक हिम एनी मोर, लेकिन फिर तब तक तो जो होना था वो हो गया। अब इसके बाद आते की पोर्तुगीज गवर्नर्स, 3 लोगों के नाम है। फर्स्ट है अल्मीडा। अल्मीडा जो है ही इंट्रोड्यूसेस ब्लू वाटर सिस्टम और कार्टेज सिस्टम बनाता है, उसको इंडियन ओशन में डोमिनेंस चाहिए, ठीक है। और 1508 में ही डिफीट्स इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज, इनका कंबाइंड नेवी होता है इंडियन ओशन में। इस टाइम तक क्या होता है देखिए कि ये जो इंडियन ओशन है पूरा, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे मिडल ईस्ट है और यहाँ पे है इंडोनेशिया वगैरह। तो यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशियंस है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीकन्स है, यहाँ पे अरब्स है। तो ये सारे लोग मिलजुल कर नहीं रह रहे, लेकिन यहाँ पे एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि कोई किसी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन पोर्तुगीज इसको चेंज करना चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी नेवी है। इस अरब कंट्रीज़ में देखो यहाँ पे वुड ही नहीं है, वुड नहीं है तो इनके पास शिप बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इनके पास नेवी नहीं है। हमारे इंडिया में भी किसी भी रूलर के पास कोई नेवी नहीं है। तो ये पूरा जो इंडियन ओशन का एरिया है, इट इज़ देयर टू बी टेकन। और इसका फ़ायदा उठाते हुए ये पोर्तुगीज़ क्या करते हैं, दे हैव दिस ब्लू वाटर पॉलिसी। ही डिफीट्स द कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज इन बैटल ऑफ द्यू, ओके। नेक्स्ट आता है अल्फोंसो डे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को बोला जाता है फादर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन द ईस्ट। ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन। ये बेसिस बनाता है पोर्तुगीज़ के, देखो अफ्रीका में बनाता है, रेड सी में बना देता है वो, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पे अभी बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे बनाता है, मलबार में बनाता है और मलक्का स्ट्रेट में बनाता है। यू आर सीइंग दिस। तो इन 5 जगहों पे जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन के, वहाँ पे बेस बनाता है। फिर ये और एक इम्पॉर्टेंट PYQ क्या करता है, ही स्नैचेस गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान एंड भटकल फ्रॉम विजयनगर इन 1510। 1510 में वो ये दोनों चीज़ें ले लेता है। सो गोवा बिकम्स द फर्स्ट टेरिटरी जो किसी यूरोपियन पावर के पास चली गई। फिर ये एक परमिट सिस्टम बनाता है, सती को बैन करता है और अपने मेन को बोलता है कि लोकल वीमेन के साथ मैरी करो। पहले मुस्लिम्स को भी बहुत प्रोसिक्यूट करता है, बाद में वो हिंदूज़ के खिलाफ भी करना चालू करते हैं। लास्ट का आता है नीनो दे कुना। इसने क्या किया, कोचीन से गोवा को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। इसने बहादुर शाह से बसई को ले लिया, बाद में दीव को ले लिया। इसने बहादुर शाह को मार भी दिया, ओके। एंड ही अटेम्प्टेड टू एक्सपांड इनटू हुगली। सो ये 3 लोग हैं पोर्तुगीज़ के, इस पे बहुत PYQ आ चुके हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में, ठीक है। लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये बहुत साल तक रहे। मतलब देखो 1510 में गोवा लिया है, 1961 में उन्होंने छोड़ा है, तो बहुत सालों तक रहे। इनका पास नेवल सुप्रीमसी थी, इनके पास मोनोपोली थी, इनके पास बेटर शिप्स थे, इनके शिप्स पे कैनन्स थे, तो ये हमारे किसी के भी पास नहीं था। ये पायरेसी बहुत करते थे, वायलेंस बहुत था इनका। और इस वजह से क्या हुआ कि बाद में इनके खिलाफ रिसेंटमेंट होने लगा, मतलब लोग गुस्सा होने लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया, टोबैको और कैशू इंडिया में प्लांट किया। इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लाया। और एक इम्पॉर्टेंट जो पोर्तुगीज़ के बारे में बोला जाता है वो है मिशनरी एक्टिविटीज़, ओके। इन्होंने अकबर को 3 जेसुइट मिशंस भेजे। एक फतेहपुर सिकरी गया, एक्वाविवा और मोन्सेराटे, ये दोनों लोग। फिर जावियर और पिनेरो लाहौर में गए। जहांगीर ने तो बैप्टिज्म अलाउ कर दिया, लाहौर में एक चर्च बन गया। सो दे आल्सो इंडल्ज इन दिस मिशनरी एक्टिविटीज़। यहाँ तक उनका सब ठीक चल रहा है, मतलब ठीक मतलब नो वन इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग देम। पर अब हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं रहेगा। तो फिर पोर्तुगीज़ का डिक्लाइन शुरू होता है। अब डिक्लाइन क्यों होता है, फर्स्ट इज़ दे लूज फेवर विद द मुगल्स। क्या होता है कि इस टाइम तक मतलब 1610-1612 तक ब्रिटिश आने लग जाते हैं और यहाँ पे है जहांगीर। तो ब्रिटिश इंप्रेस कर देते हैं जहांगीर को। एक थॉमस बेस्ट नाम का आदमी है, वो पोर्तुगीज को डिफीट करता है उसके 2 शिप्स में।
और फिर वो इस वजह से जहांगीर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके खुद के पास नेवी नहीं है, तो पोर्तुगीज हारते, ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड। दूसरा क्या है कि शाहजहां के टाइम में कम्प्लीटली पोर्तुगीज का कायम का डिवोर्स मुगल्स के साथ हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है? क्योंकि शाहजहां के फोर्सेस जो है वो पोर्तुगीज़ को उनके हुगली के स्ट्रॉन्ग होल्ड से हटा देते हैं, और देयर इज़ शाहजहां की बेटी है, 2 स्लेव्स उसके जो है वो पोर्तुगीज़ ले लेते हैं, तो वो स्लेव ट्रेड कर रहे हैं साइड साइड में, वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं हिंदूज़ का भी मुस्लिम्स का भी, तो इस वजह से फिर मुगल्स के साथ उनका फेवर लॉस होता है। दूसरा क्या होता है, इंटरनल वीकनेस बहुत है पोर्तुगीज का, करप्शन है, रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, तो लोकल रूलर्स के साथ बन नहीं रहा। तीसरा क्या है कि मराठास भी बाद में एक ग्रोइंग पावर है, आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिसको नेवी बनाने का समझ में आया, उसने बनाया। तो फिर गोवा वो जीत लेते थोड़े टाइम के लिए 1683, और फिर वसई भी जीत जाते 1739 पे। तो ये पोर्तुगीज के कुछ बेटर ये थे। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसी टाइम पे 2 और यूरोपियन पावर जो है अब वो आ रही है, वो है ब्रिटिश और डच। ओके, जो पोर्तुगीज नॉलेज था इंडिया में आने का, उनके पास रास्ता था, उनके पास मैप्स थे, वो अब सीक्रेट नहीं रहता, वो इनको भी पता है। और हमने फर्स्ट इसमें देखा कि इन लोगों ने, इन देशों ने ही पोर्तुगाल और स्पेन को कैपिटल और मनी दिया था और लोग भी दिए थे। तो अब इनको, अब ये खुद ही इतना डेवलप हो रहे हैं, तो इनको ज़रूरत ही क्या है पोर्तुगाल को सपोर्ट करने की। सो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, तो ये लोग भी अब आने को चालू हो गए हैं। अब देखते, जैसा हमने बोला पोर्तुगाल ख़त्म हो गया, अब आ गए डच, सेकंड इम्पॉर्टेंट। तो ये लोग कब आए हैं? जैसे पोर्तुगाल का डियास था, इनका नाम है हुटमन नाम का, 1596 में, तो वो सुमात्रा पहुंच जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया में। इनकी कंपनी 1602 में बन जाती है, और ये इंडिया में आके फर्स्ट फैक्ट्री मासुलीपट्टनम बनाते हैं। दिस इज़ अ PYQ, तो इनका देखो मासुलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री बनती है। पोर्तुगीज से नागापट्टनम भी जीत लेते हैं ये बाद में, क्योंकि दे आर बेटर। और ये इन कम्युनिटीज़ में ट्रेड करते हैं। इंडिगो जो कि इन्होंने यमुना से लिया, ठीक है, यमुना नदी में इंडिगो बना रहे थे। फिर कॉटन है, सिल्क है, बिहार से सिल्क लिया इन्होंने, वहीं से सॉल्ट पीटर भी लिया, ठीक है। सो ये इनका हो गया। ओपीएम का भी ट्रेड कर रहे थे। तो डच जो लोग हैं ना, इनका ज़्यादा फोकस जो था वो एम्पायर बिल्डिंग से भी ज़्यादा था स्पाइस ट्रेड में, वो भी इंडोनेशिया का। ओके, तो ये हमने पता चला। यहाँ पे PYQ हमें क्या पता चला, सिर्फ कि इनका फर्स्ट फैक्ट्री मासुलीपट्टनम में था और इन्होंने इन कमोडिटीज़ के साथ ट्रेड किया। अब डच का क्या होता है बाद में, वो व्हाई दे फेल इन इंडिया। एक तो क्या है कि इनका इंग्लिश के साथ राइवलरी चालू हो जाता है, और फिर एक बहुत बड़े बैटल में, जो कि बैटल ऑफ बेदरा है, इसको भी याद रखना है, यहाँ पे ये लोग इंग्लैंड के साथ हार जाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि इनका ज़्यादा फोकस, मैंने बोला, इंडोनेशिया पे है, सो इनको इधर करना ही नहीं है। तो ये एकदम अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, ये बोलते कि हम इंडोनेशिया में जाएंगे, वहाँ का स्पाइस ट्रेड हम मोनोपोली करेंगे, हम इंडिया में नहीं आएंगे, तुम लोग जो है वो इंडोनेशिया में मत आओ, तुम इंडिया में रहो। एंड इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्प्रोमाइज़, और डच का स्टोरी इंडिया से ख़त्म हो गया। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हमको अगले बहुत सारे वीडियोज़ में जाना है, वो है इंग्लिश अराइवल इन इंडिया। देखिए 1580 में फ्रांसिस ड्रेक जो है, ही क्रिएट्स अ वोयाज। आप देख रहे हो हर किसी का, देश के एक व्यक्ति ने पहले वोयाज किया। पोर्तुगीज का जो बार्थोलोम्यू डियास था वो 1487 में ही कर गया था वोयाज, तो वो केप ऑफ गुड होप तक। अब इसने जो है पूरे सर्कम नेविगेट, मतलब पूरे अर्थ को चक्कर लगाया फ्रांसिस ड्रेक ने 1580 में। ओके, मतलब इसके देखो आराम से 90 साल बाद। फिर 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार होती है। इनको क्वीन एलिजाबेथ I जो है वो उनको एक चार्टर दे देती है कि तुम जाओ और इंडिया और ईस्ट में जो भी टेरिटरीज है उसके साथ तुम ट्रेड करो। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पे अब पोर्तुगीज़ है एंड दे डोंट वांट हिम हियर। लेकिन जैसा मैंने कहा 1612 में थॉमस बेस्ट नाम का एक इनका ही बंदा है, वो अपने 2 शिप से पोर्तुगीज को हरा देता है और जहांगीर बहुत खुश होता है। तो वो उनको बोलता है कि ठीक है भाई, तुम जाओ और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करो, इसलिए वो फैक्ट्री बनाते हैं। ओके, तो इनका फैक्ट्री कहाँ पे बना, देखो सूरत में 1613 में इनका फर्स्ट फैक्ट्री बना है। उसके बाद मासुलीपट्टनम 1616, बलसोर में, हरिहरपुर में 1633 में बनता है, ये इनका फैक्ट्री है। और एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्या है, सर थॉमस रो जो है वो एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I है, वो जहांगीर के साथ बात करके इनके साथ ये कर रहा है। ओके, अब ये विलियम हॉकिंस का एक और अच्छा क्या था मैं बताना भूल गया कि ही न्यू द टर्की लैंग्वेज। इसको खुद को ये लैंग्वेज आता था, तो ही वॉज डायरेक्टली कॉन्वर्सिंग विद द एम्परर, तो वो भी जहांगीर को बहुत अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये 2 एक MCQ इंपॉर्टेंट है। उनको एक गोल्डन फरमान मिलता है
टू ट्रेड राइट्स इन गोलकोंडा, जो गोलकोंडा का सुल्तान है वहाँ से मिलता है। और एक 1715 में फर्रुखसियार से फरमान मिलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना, उसमें दस्तक दिया है। फिर बहुत कम 10,000 रुपये भर के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कुछ भी कर सकती थी, वो फरमान मिला उनको। उनके जो कॉइन्स थे वो एज अ करेंसी पूरे मुगल टेरिटरीज़ में वो यूज़ कर सकते थे, वो मिला। तो बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं फिर, फर्रुखसियार के फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ EIC। यहाँ से एक्चुअली उनको बहुत अच्छी पकड़ मिल गई इंडिया में काम करने की। अब उनका अराइवल तो हो गया, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनको एक्सपांड करने का चांस मिला। देखो, जो सिंगल फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 से, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने को पार्ट मतलब याद ही रखना है, उसको रट्टा मारना पड़ेगा। एक तो है मद्रास। 1639 में एक लोकल रूलर है चंदरनगौर का, उससे वो लोकल किंग से वो जगह लीज पे ले लेती है वो जगह ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहाँ पे फिर वो एक अपना फुटहोल्ड बनाती है, वो है मद्रास। उसके बाद हुगली में क्या होता है कि मुगल्स जो है उनको अलाउ करते हैं कि बंगाल में हुगली में जा कर के आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाओ। बाद में उनके झगड़े भी होते, तो 1686 में जो है वो उसको सैक कर देते हैं मुगल, तो ब्रिटिश वहाँ से भाग भी जाते हैं और वापस से वो आ जाते हैं 1700 में सतनौती, ये एक प्लेस में सतनौती नाम के जगह पर वो ब्रिटिश से बोलते कि ठीक है झगड़ा भूल जाओ और हमको वापस आने दो। तो वो सतनौती पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो कलकत्ता बनाते हैं और वहाँ पे वो फोर्टिफाई एक फोर्ट बनता है, उनका किला बनता है जिसको फोर्ट विलियम बोलते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है और एक बीच में बॉम्बे 1662 में, ठीक है। सो अगर ये इसमें पूछ लिया क्रोनोलॉजी में, तो पहले मद्रास मिला उनको, उसके बाद बॉम्बे मिला और सबसे लास्ट में उनको कलकत्ता मिला। 1662 में क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन को उनका जो किंग होता है जेम्स II, उसको पोर्तुगीज जो लोग हैं वो डाउरी में वो मुंबई भेंट कर देते हैं और उनको फिर बॉम्बे मिल जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट MCQ, 1667 में औरंगजेब जो है उनको फरमान देता है कि बंगाल में जाके ट्रेड कर जाओ, ठीक है। बस अब ये हो गया इंग्लैंड का। अब आते हैं लास्ट यूरोपियन पावर जो बाद में है, उनका है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1664 में बनती है। मतलब देखो, पोर्तुगीज के काफ़ी सालों बाद, 100, 150, 200 साल बाद, और इंग्लैंड के भी करीब 50-60 साल बाद, एक कोलबर्ट नाम का पावरफुल मिनिस्टर रहता है किंग लुइस 14 का, वो बनाता है। सूरत फैक्ट्री वो पहले खोलते हैं 1667 में। पौंडीचेरी उनको मिलता है शेर खान लोधी, जो कि बीजापुर के सुल्तान के अंडर है, वो उसको पौंडीचेरी देता है। तो ये 3 MCQ याद रखना है। 1664 में फाउंड हुआ, 1667 में सूरत का फैक्ट्री मिला कैरोन नाम के आदमी को, 1674 में पौंडीचेरी उन्होंने बसाया। बाद में एक फ्रांसवा मार्टिन नाम का बंदा है, उसके अंडर फ्रांस ने उस सिटी को बहुत बड़ा कर लिया, जो आज भी पौंडीचेरी हमको पता है। अब फ्रेंच सेंटर्स यही है, फिर पौंडीचेरी बड़ा बन गया। चंदरनगौर उन्होंने बाद में बसाया, माहे, कारिकल, तो ये सब अब पौंडीचेरी में ही है आज। तो इनका ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पे अब वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। अब इन दोनों में, अब ब्रिटेन और फ्रांस में इंडिया के डोमिनेंस के लिए झगड़ा होना तो होना ही है, और वो झगड़ा फिर चालू होता है। इन वॉर्स को बोला गया कर्नाटिक वॉर्स, ओके। और ये कर्नाटिक वॉर्स जो है वो 3 वॉर्स थे। जो फर्स्ट वॉर हुआ 1740 से 48 में, फ्रांस ने उसमें विक्ट्री की है और वहाँ पे एक्सला चपेल नाम की एक ट्रीटी बनी, उसके बाद वो ख़त्म होता है। सेकंड वॉर जो है वो 1749 से 54 हुआ। इस वॉर में जो है इंग्लैंड की बहुत शानदार जीत हो जाती है, ओके। और इस वॉर के बाद डुप्ले जो है उसको वापस बुला लेते हैं। डुप्ले हम आगे आप देखेंगे कि एक फ्रांस का गवर्नर जनरल है, उसको वापस बुला लिया जाता है। और क्लाइव जो है वो आर्कोट पहुंच गया। क्लाइव ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्रेवरी बनाई। वो उस टाइम पे सिर्फ एक फैक्टर था, बहुत ही मामूली आदमी, लेकिन उसने इस वॉर में जो किया, उस वॉर से उसका जो प्रेस्टीज है वो बहुत बड़ा बन गया। तो वो सेकंड वॉर हो गया। और थर्ड वॉर जो है वो जाना जाता है बैटल ऑफ वांडी वॉश के लिए, ओके। इसमें तो इसके बाद तो पूरा ही फिक्स ही हो गया कि इस बैटल के बाद इंग्लिश पीपल आर गोइंग टू बी द यूरोपियन मास्टर्स इन इंडिया। फ्रेंच नहीं, इंग्लैंड बनेगा मास्टर। अब इसमें क्या है देखो, थोड़ा याद रखने के लिए क्या है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच का सक्सेस हुआ, इस ट्रीटी के बाद ख़त्म हो गया। सेकंड कार्नेटिक वॉर एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट में रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कोट को जीत लिया था और फ्रांस का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि डुप्ले को वापस बुला लिया। थर्ड कार्नेटिक वॉर में पूरा ब्रिटिश विक्ट्री हो गया। बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760 का यह बैटल है, और इसके बाद तो पूरी तरह से फ्रांस का पूरा डिफीट हो ही गया है, ठीक है। अब ये जो थर्ड मोस्ट वॉर है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर है,
क्यों? क्योंकि इसमें दो है, एक आयरी कूट नाम के है ब्रिटिश के, और इन्होंने हरा दिया फ्रेंच के लैली और बस्सी को। ओके, इन दो जनरल्स को हरा लिया, और इतना इतना खराब हरा लिया कि फिर इसके बाद कभी फ्रांस जो है वो मिलिट्री पावर बन ही नहीं पाया। तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वंडी वॉश। ठीक है, अब ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए कि बाकी सारे 4-5 पावर्स में ब्रिटिश लोग क्यों जीते और बाकी के लोग क्यों हारे। सबसे फर्स्ट है, उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेवी थी, बाकी सारे लोगों की तुलना में ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दूसरा था बेटर फाइनेंस था, फाइनेंशियल बैकिंग इनको मर्चेंट कम्युनिटी में आया था, मतलब व्यापारी लोग उनको पैसा दे रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कर ही रहा था, लेकिन फ्रेंच के कंपनी का क्या था कि ज़्यादातर जो सपोर्ट था वो क्राउन से आ रहा था। अब आपको पता है सरकारी काम कैसा होगा, पर ये लोग जो थे ये प्रॉफिट मोटिव था, इसलिए बेटर फाइनेंस था। दूसरा था क्या कि प्राइवेट एंटरप्राइज मॉडल था, शेयर होल्डर वगैरह, तो अच्छा मैनेजमेंट था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब तक ब्रिटेन में हो चुका था, तो आपको पता ही है, कैपिटल है उनके पास, लेबर है, सब है उनके पास। दूसरा है कि सुपीरियर कमांडर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव, आयरी कूट, ये लोग जो थे ना ये वो बेटर थे बाकी लोगों से। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, स्टेबल गवर्नमेंट था, ये सारी चीज़ों की वजह से इंग्लैंड का विक्ट्री हो गया। अब ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक की। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लास्ट बचता है। देखिए ये 1616 में इनकी कंपनी बनती है, 1620 में ट्रांकेबार में ये अपना ये बनाते हैं, और श्रीरामपुर जो है वो इनका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाता है। और बाद में ये सब अपना बेच के निकल जाते हैं इंडिया से। ओके, तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, तो दे लीव इंडिया। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाता है मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, मतलब धर्म प्रचारक, उसके लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है। इन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डुप्ले एक बार देख लेते हैं। डुप्ले जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया बनता है, और ही इज़ द फर्स्ट वन टू इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स, फर्स्ट यूरोपियन पर्सन। दूसरा, ही इज़ ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, मतलब इसने एक पॉइंट पे कहीं पे तो सब्सिडियरी अलायंस को ओरिजिनेट किया, और इस वजह से ही इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप ये जो टॉपिक का रिवीजन है वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे सीक्वेंस से, तो आई होप यू फॉलो मी, और मेरे साथ आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे पूरा।